गुड आफ्टरनून। स्वागत है सभी का आज के सेशन में। हमारे सीटेट या दूसरे जो स्टेट टेट्स होते हैं उनके एग्जाम के लिए ये वाला सेशन है। और उसमें जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है 15 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कंटेंट वाले सेक्शन से, और 15 पेडागोजी के सेक्शन से। तो कंटेंट में हमारे पैसेजेस आते हैं, पोएम आते हैं, और जो 15 पेडागोजी वाला सेक्शन है उसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आप क्लास के अंदर जब इंग्लिश पढ़ाएंगे तो किस तरीके से पढ़ाएंगे, हाउ यू विल टीच इंग्लिश लैंग्वेज इन योर क्लासेस। आज जो क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, जो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, उसमें मैंने एक पैसेज लिया है। पैसेज के ऊपर 5 क्वेश्चंस हैं। एक छोटी सी पोयम है। पोयम के ऊपर भी 5 क्वेश्चंस हैं और 5 हमारे पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। 5 पैसेज, 5 पोयम के ऊपर बेस्ड एंड 5 फ्रॉम पेडागोजी। टोटल 15 क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस। गुड आफ्टरनून है सभी को। आलोक मिश्रा, अमित विजय, प्रियंका विशाल, नीरज, राज, आशीष, सुनीत और ज्ञानचंद जी। जी, शुरू करते हैं। क्लास की शुरुआत करेंगे पैसेज के साथ। आपकी स्क्रीन पे आपको एक पैसेज दिखाई देगा, उसको साथ साथ पढ़ेंगे हम, और फिर उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको करने की कोशिश करेंगे ना। अमित जी, बहुत दिन बाद मैं तो नहीं आई मेरी तो लगभग हो ही रही है क्लास। मेरे ख्याल से आप मिस कर गए होंगे, है ना। तो देखिए, ये रहा हमारा पैसेज। सबको दिख रहा है? तो पढ़ते हैं किस बारे में है ये। स्क्रैची थ्रोट्स, स्टफी नोजेस एंड बॉडी एक्स all spell misery, but being able to tell if the cause is a cold or flu may make a difference in how long the flu lasts. So कहीं ना कहीं ये जो हमारी बीमारी होती है कॉमन कोल्ड वाली और फ्लू वाली, उसके ऊपर बेस्ड है पैसेज। सो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल रही हैं? स्क्रैची थ्रोट्स की बात हो रही है, स्टफी नोजेस की बात हो रही है, और बॉडी एक, शरीर के अंदर दर्द, है ना, बॉडी एक्स। ये सारी चीजें ये क्या बताते हैं कि कोल्ड भी हो सकता है, फ्लू भी हो सकता है। और यहीं पे एक पॉइंट बताया जा रहा है कि बीइंग एबल टू टेल इफ द कॉज इज अ कोल्ड और फ्लू, काश ये हमें पता चल जाए। दैट्स बिकॉज द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स अवेलेबल फॉर द फ्लू नीड टू बी टेकन सून आफ्टर द इलनेस सेट्स। सो फ्लू के लिए क्या पॉइंट है कि हमें जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कौन से वाले हुए? जो डॉक्टर ने देखा है और उसके बाद प्रिस्क्राइब करा है। जो अपनी मर्जी से ले लेते हैं वो वाले नहीं, जो प्रिस्क्राइब किए गए होते हैं डॉक्टर की तरफ से कि हाँ आपको ये दवाइयां लेनी चाहिए, वो हो गए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। इन ऑल्दो द सिम्टम्स कैन बी ईज्ड विद द ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस वो वाले हो गए जो नॉर्मली जो आपके केमिस्ट्स होते हैं या जनरल आपको शॉप्स पे मिल जाते हैं आसानी से, कॉमन वाले जो हमारे मेडिकेशंस होते हैं। सो नॉर्मल जो दवाइयाँ होती हैं जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, उनको ओवर द काउंटर मेडिकेशंस कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट उसी पार्ट में दिया गया है, एज फॉर कोल्ड्स द सूनर अ पर्सन स्टार्ट्स टेकिंग ओवर द काउंटर रेमेडी द सूनर रिलीफ विल कम। सो कोल्ड के लिए क्या बताया जा रहा है कि जैसे एक पर्सन जो है वो ओवर द काउंटर रेमेडी, जो भी नॉर्मल दवाइयों की हम बात कर रहे थे, जो कोई भी केमिस्ट दे सकता है, द सूनर रिलीफ विल कम। कोल्ड सिम्टम्स सच एज स्टफी नोज, रनी नोज एंड स्क्रैची थ्रोट typically develop gradually and adults and teens often do not get a fever. So generally जो adults और teens होते हैं उनको क्या होता है, फीवर नहीं होता है, ये बताया जा रहा है कोल्ड के अंदर। On the other hand, fever is one of the characteristic feature of the flu for all ages. So important point क्या है, फ्लू के केस में बताया जा रहा है कि फ्लू के केस में फीवर होगा। And in general, flu symptoms including fever and chills, sore throat and body aches come on suddenly and are more severe than cold symptoms. So ये सारी चीजें जो हैं वो कोल्ड के मुकाबले क्या होती हैं, सिवियर होती हैं। ठीक है, नॉर्मल सा पैसेज है। हाँ जी शैली, क्लास अभी स्टार्ट हुई है। स्क्रीन पे आपको ये पैराग्राफ दिख रहा है, छोटा सा पैराग्राफ है। अब करते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो ये रहे साइड में आपके सामने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दिख रहा है। क्वेश्चन पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, knowing the cause of scratchy throats, stuffy noses and body aches,
अगर हमको कॉज पता है इन तीनों चीजों का कि किस वजह से हुई हैं ये तीनों चीजें, सो ऑप्शन है रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ कैचिंग कोल्ड, जुकाम नहीं होगा, समटाइम्स डजंट हेल्प पेशेंट्स लेसन द सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, encourages patients to buy over the counter medications, will shorten the duration of the flu। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है हमें फर्स्ट के लिए? हाँ जी राहुल, जो भी हमारे जहां पे भी इंग्लिश के अंदर पैसेजेस आते हैं ना, हर जगह ये हेल्प करेगा, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना, और कॉम्प्रिहेंशन का कोई लिमिट नहीं है कि ये वहीं आएगा या उसी एग्जाम में आएगा। तो कहीं भी हेल्प करेगा, मेन ये है कि हम उसको सॉल्व करना सीख रहे हैं। जी, सो फर्स्ट के लिए सी बता रहे हैं प्रियंका और विशाल। अमित आप डी बता रहे हो, राहुल यादव भी सी बता रहे हैं। सी क्या कह रहा है? एनकरेजेस पेशेंट्स टू बाय ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। श्योर हैं हम सी को लेके? पहली वाली लाइन पढ़िए, स्क्रैची थ्रोट, स्टफी नोजेस एंड बॉडी एक्स all spell misery, but being able to tell if the cause is a cold or flu may make a difference in how long the flu lasts। आंसर आपके पहले वाले लाइन में है। तो जिन्होंने जिन्होंने सी बोला है दोबारा देखिए, जो लोग सी ऑप्शन बोल रहे हैं पैसेज का पहला लाइन दोबारा देखिए और फिर बताइए कौन सा आंसर होगा। अगर हम ये डिफरेंस बता पाएंगे, अगर हम ये अंतर बता पाएंगे, तो दैट विल मेक अ डिफरेंस इन हाउ लॉन्ग द फ्लू लास्ट्स। सपना स्क्रीन तो दिख रहा है मुझे, मेरे सामने भी है, एक बार अपना रिफ्रेश करके देखिए। हम्म, 1 के लिए क्या लग रहा है हमें? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, विल शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लू, है ना, पहली वाली लाइन में ही दिया गया है। विल मेक अ डिफरेंस इन हाउ लॉन्ग दी फ्लू लास्ट, तो उसकी वजह से फर्स्ट के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसमें सेंस क्या है? अगर आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई फ्लू है, तो आप उसकी दवाई ले लेंगे तो आपका फ्लू जल्दी ठीक हो जाएगा, ये वाला पॉइंट है। सो 1 के लिए डी। आगे देखें सेकेंड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज टू कॉम्बैट द फ्लू इफेक्टिवली, ए ऑप्शन दिया जा रहा है, द वायरस विच कॉजेज द डिजीज हैज टू बी आइडेंटिफाइड। सो वायरस से फिलहाल हम लोग सारे लोग बहुत अच्छे से परिचित हो रखे हैं। द वायरस विच कॉजेज द डिजीज हैज टू बी आइडेंटिफाइड, पैसेज में कहीं इस बारे में बात हुई है? बी ऑप्शन, पेशेंट्स शुड ओनली यूज ओवर द काउंटर मेडिकेशन। C. One should take the necessary medications upon catching the disease, या D. There is no reason to see a doctor। सेकेंड वाले के लिए क्या बता रहे हैं? हाँ जी, फर्स्ट के लिए डी सही है, सारे लोग बिल्कुल, जिन्होंने जिन्होंने डी बताया बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड वाले के लिए बताइए। अकॉर्डिंग टू पैसेज टू कॉम्बैट द फ्लू इफेक्टिवली, सो आप फ्लू से अच्छे से लड़ाई कर पाए, लड़ पाए, इसके लिए क्या जरूरी है? वायरस को आइडेंटिफाई करना, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेना, नेसेसरी मेडिकेशंस बीमारी होने पे लेना, या डॉक्टर को देखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 के लिए सी बिल्कुल सही आंसर आया है सभी की तरफ से। हमारा यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स बोले जा रहे हैं, है ना, सो नेसेसरी मेडिकेशंस कुछ भी नहीं। सो 2 के लिए सी करेक्ट है। सबने सही आंसर दिया हुआ है, वेरी गुड है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। इट इज पॉइंटेड आउट इन द रीडिंग दैट, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन, फीवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ कोल्ड। क्या कोल्ड के लिए फीवर बताया गया है कि इंपॉर्टेंट है, होगा ही होगा? बी, फ्लू सिम्टम्स आर नॉट एज सिवियर एज कोल्ड सिम्टम्स। तो बी ऑप्शन कह रहा है कि फ्लू के जो सिम्टम्स हैं ये उतने सिवियर नहीं होते, यानी कोल्ड के सिम्टम्स ज्यादा सिवियर होते हैं। सी, द फ्लू कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फ्लू वैक्सीन। एंड डी, ओवर द काउंटर ड्रग्स कैन बी टेकन टू ईज द मिजरी कॉज्ड बाय अ कोल्ड और द फ्लू। Over the counter drugs can be taken to ease the misery caused by a cold or the flu।
सो चारों पॉइंट पढ़िए और पैसेज के हिसाब से रेलेवेंट कौन सा आपको लग रहा है थर्ड के केस में। ए बी सी या फिर डी, विच ऑप्शन? कोल्ड के केस में फीवर को इम्पोर्टेंट बताया गया है या फिर फ्लू के केस में? हमारा वो पॉइंट बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा आपको, सेकेंड पैराग्राफ के मिड से स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे फीवर किसके है, फ्लू का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और वहीं बताया गया है कि फ्लू के जो सिम्टम्स हैं वो कोल्ड से ज्यादा होते हैं। सो ए और बी तो बिल्कुल ही गलत हो गया। फ्लू के वैक्सीन की भी कोई बात नहीं की गई है पैसेज के अंदर, वैक्सीन की कोई बात की गई है नहीं। सो सी भी नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या है, डी, जहां पे ओवर द काउंटर ड्रग्स क्या है, दोनों ही केस में हेल्प करते हैं, कोल्ड में भी और फ्लू में भी, है ना। फर्स्ट पैराग्राफ के आखिर आखिर में देखिए जहां पे लिखा हुआ है, taken soon after the illness sets in, although the symptoms can be eased with the over the counter medications, यानी दोनों ही केस में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सो ए बी और सी पैसेज के हिसाब से गलत पॉइंट्स थे। पैसेज के हिसाब से सही पॉइंट कौन सा है, डी वाला। थ्री के लिए राइट आंसर हो जाएगा डी। फोर्थ देखेंगे हम लोग, हाँ जी डी करेक्ट है। ज्ञान, प्रियंका, दीक्षा, अमित, शैली सही आंसर दे रहे हैं। आलोक मिश्रा सही है। सुनीता आपने भी सही दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। इट इज पॉइंटेड आउट इन द पैसेज दैट, पहला ऑप्शन, इट इज बेस्ट टू कंसल्ट अ डॉक्टर एज सून एज वन गेट्स स्क्रैची थ्रोट, स्टफी नोजेस एंड बॉडी एक्स। दूसरा पॉइंट, अ कोल्ड डजंट लास्ट लॉन्ग। सी, नो मेडिसिन इज रिक्वायर्ड इफ वन हैज अ कोल्ड और अ फ्लू। एंड डी कह रहा है टेकिंग ड्रग्स कैन प्रिवेंट फ्लू। प्रिवेंट फ्लू का मतलब समझ रहे हैं कि अगर हमने एडवांस में दवाइयां ले ली तो फिर हमें फ्लू नहीं होगा, ये कह रहा है डी वाला पॉइंट, है ना। करेक्शन नहीं कह रहा है कि फ्लू ठीक हो जाएगा, वो क्या कह रहा है कि प्रिवेंट द फ्लू। सो अब पैसेज के हिसाब से अगेन इन चारों में से कौन सा सही है? ए पॉइंट ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है या डी ठीक है? एक आंसर आ रखा है हमारे पास विशाल भारद्वाज का। और लोग बताइए, आप लोग विशाल के साथ एग्री कर रहे हैं या नहीं एग्री कर रहे हैं, देखते हैं। सो विशाल के हिसाब से ए ठीक है, ए ऑप्शन। सपना भी यही कह रही हैं, राहुल भी यही कह रहे हैं, हाँ जी करेक्ट है बिल्कुल। जहां पे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लिखा है वहीं पे बात कर ली गई है किसकी, कि डॉक्टर को कंसल्ट करके फिर आप सही दवाइयां लीजिए। बी रॉन्ग है, सी रॉन्ग है और डी रॉन्ग है। फोर के लिए हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। और पैसेज के ऊपर बेस्ड हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वन हैज अ स्क्रैची थ्रोट इट मीन्स। अब यहाँ पे स्क्रैची का मतलब पूछा गया है, रफ थ्रोट, इची थ्रोट, स्वॉलन थ्रोट या फिर पेनफुल थ्रोट। फिफ्थ वाला वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, पैसेज के ऊपर वोकैब बेस्ड क्वेश्चन। सो इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्क्रैची। सो रफ है, इची है, स्वोलन है या फिर पेनफुल है। फिफ्थ के लिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, इची होता है। स्क्रैची के लिए अनदर सिनोनिम कैन बी इची। सो 5 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस किस पे, बेस्ड ऑन पैसेज। तो ये मैंने आपके सामने आंसर्स भी लिख लिए हैं, अगर आप बाद में टैली करना चाहोगे तो कर भी सकते हो। और 5 में से कितने आए, कैसा रहा स्कोर? बिल्कुल 5 के लिए बी सही आंसर है। तो एक बार स्कोर बता देंगे जल्दी जल्दी, फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम करेंगे पोयम, पोयम भी प्रैक्टिस करेंगे। सो पोयम किन के आती है, स्पेशली सीटेट की अगर बात करें तो जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज 1 ऑप्ट करते हैं, इंग्लिश एज लैंग्वेज 1, उनके केस में फिर एक पोयम भी का भी
ऑप्शन रहता है वहाँ पे, एक पैसेज और एक पोएम, ये मिला के 15 क्वेश्चंस कंटेंट के बन जाते हैं और 15 क्वेश्चंस पेडागोजी से आते हैं। लैंग्वेज वन ऑप्ट करने का मतलब आपका कमांड है उस लैंग्वेज के ऊपर। सो जिनको जिनको इंग्लिश अच्छे से आती है वो कौन सा लेते हैं, वो इंग्लिश एज लैंग्वेज वन लेते हैं। और जिनको लगता है कि नहीं हम हिंदी में ज्यादा बेहतर करेंगे, दे कैन गो विथ हिंदी एज लैंग्वेज वन। सो जो लोग हिंदी लैंग्वेज वन भरते हैं उनके केस में फिर वही होता है कि एक पैसेज और एक पोएम आती है। अगर आप इंग्लिश एज लैंग्वेज टू भरते हो फिर दोनों पैसेजेस रहते हैं हमारे, एक पैसेज 9 नंबर का और एक पैसेज 6 नंबर का, टोटल 15 नंबर के, है ना। 4 और 5 स्कोर रहे हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़े और देखें पोयम। ये रहा। सो रीड द पोयम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। सो शुरुआत है पोयम की, इसलिए मैंने छोटा सा ही लिया है, पर आपके पेपर में कई बार बड़े बड़े पोयम्स भी आते हैं। So apparently with no surprise to any happy flower, the frost beheads it at its play in accidental par. सो ये नेचर बेस्ड हो गया, और ये किसकी बात हो रही है, फ्रॉस्ट यानी कि सर्दी के मौसम की बात हो रही है, कि एक फूल जो था वो खिला हुआ था, बहुत खुश था फूल, हैप्पी फ्लावर था। लेकिन हमारे लिए ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि सर्दी वाला जो मौसम है उसने क्या करा, उसने एक तरीके से फ्लावर को बी हेड कर दिया। और किसकी वजह से, जो उसको एकदम से अचानक से ये पावर मिल गया है। द ब्लॉन्ड असैसिन पासेज ऑन। असैसिन कौन होता है, जो दूसरों को किल करता है, मारता है। और असैसिन के साथ यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दिया गया है, ब्लॉन्ड। सो एक तरीके से जो किलिंग की सिवियरिटी है उसको बहुत ही थोड़ा सा लाइटर नोट पे या ह्यूमरस नोट पे रखा गया है। ब्लॉन्ड जैसे थोड़ा सा फनी एस्पेक्ट हो गया। और किसके साथ जोड़ रहे हैं हम, किलर के साथ जोड़ रहे हैं। और ये हम कह किसको रहे हैं, ये हम सर्दी को कह रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे, फ्रॉस्ट को हम क्या कह रहे हैं, ब्लॉन्ड असैसिन पासेज ऑन। द सन प्रोसीड्स अनमूव्ड। सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, ठीक है मौसम है, उसका जो अ, है फंक्शन वो अपना कर रहा है। टू मेजर ऑफ अनदर डे फॉर एन अप्रूविंग गॉड। और गॉड भी इस चीज को लेके बुरा नहीं मान रहे हैं, नाराज नहीं हो रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं है उनकी तरफ से। गॉड भी क्या कर रहे हैं, इस वाली चीज को अप्रूव कर रहे हैं। किस चीज को अप्रूव कर रहे हैं, कि फ्रॉस्ट ने एक हैप्पी फ्लावर को बिहेड कर दिया। और फ्रॉस्ट किसकी तरीके से वहां पे काम कर रहा है, एक असैसिन की तरीके से, जो कि ब्लॉन्ड है। टीजीटी इंग्लिश के लिए भी हेल्प कर जाएगा। हाँ जी सीमा। और इनफैक्ट अगर आप टीजीटी की बात ही कर रहे हो तो ये जो पोयम आपके सामने दिखाई दे रही है, ये एमिली डिकिंसन की पोयम है। पोयम बाय एमिली डिकिंसन। सो टीजीटी इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से आप ये याद रख सकते हो। अपेरेंटली विथ नो सरप्राइज इज वन ऑफ द पोयम बाय एमिली डिकिंसन। अब क्वेश्चन देखें इसके ऊपर बेस्ड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, देखिए। Which of the following most nearly describes the author's attitude towards nature as expressed in this poem? So इस कविता को पढ़ के हमें जो ऑथर हैं, जिन्होंने, एमिली ने ये पोयम लिखा है, उनके एटीट्यूड का क्या पता चल रहा है, कि वो बहुत डिलाइटेड हैं, डिस्मे है। डिस्मे का मतलब होता है शॉक या पैनिक हो जाना, मतलब एकदम से ऐसे झटका लगना, और डर वाला, शॉक या पैनिक। इनडिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड रेवरेंस हो जाता है, ये यूज करते हैं हम रिस्पेक्ट के लिए, कि आप किसी के लिए बहुत आदर रखते हैं, रिस्पेक्ट रखते हैं, वो हो गया रेवरेंस। सो ऑथर का एटीट्यूड बताइए। जीएससी गुप्ता सीटेट पेपर 1 के अंदर अगर आप इंग्लिश एज लैंग्वेज 1 फिल करोगे तो आपकी एक पोयम आती है। सो उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि पोयम के ऊपर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ऑथर का एटीट्यूड बताइए। पहली लाइन में आपको हिंट मिल रहा है, अपेरेंटली विथ नो सरप्राइज। सो वो क्या है, डिलाइटेड है, डिसमे है यानी कि शॉक में है, इनडिफरेंस है यानी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या फिर रेवरेंस यानी कि रिस्पेक्टफुल है। क्या लग रहा है हमें ऑथर का जो एटीट्यूड है 6 के अंदर? नहीं, शॉक्ड या पैनिक नहीं है, वो कह तो रहे हैं कि नो सरप्राइज। भाई मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ
ये तो होता है, हर सर्दी का मौसम जब भी आता है वो क्या करता है, वो फूलों को मुरझा देता है, सुखा देता है। सो नो सरप्राइज के अंदर हमें कौन सी वाली चीज पता चल रही है कि ऑथर के क्या है, इनडिफरेंस है। उसको किसी भी तरीके का कोई शॉक नहीं लगा, कोई खुशी नहीं हो रही, कोई सरप्राइज नहीं हो रहा है इस चीज को लेके, है ना। सो 6 के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, इनडिफरेंस। लिखा हुआ है ना, नो सरप्राइज। Question number 7. The poem implies that the attitude of the flowers towards the frost is one of. अब पहले वाले क्वेश्चन में ऑथर के बारे में पूछा गया था, दूसरे क्वेश्चन में फ्लावर के लिए पूछा जा रहा है कि फ्लावर का कैसा एटीट्यूड है, फियर रख रहा है, हॉरर है, एक्सेप्टेंस है या रेवरेंस है। फियर क्या हो गया, डर हो गया, हॉरर भी सेम चीज, एक्सेप्टेंस मतलब जैसे मेरा, हम कहते हैं ना कि भाई हमारी किस्मत में है, वो हमें मंजूर है, वो वाली चीज एक्सेप्टेंस। और रेवरेंस अगेन मैंने आपको बताया था, रिस्पेक्ट वाली बात। सो फ्लावर का क्या एटीट्यूड है 7 के केस में। हाँ जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं, पुष्पलता करेक्ट, अमित करेक्ट, शैली सही बता रहे हैं। 7 में फ्लावर भी क्या कर रहा है, इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। सो 7 के लिए सी हो जाएगा। 8 देखें। The tone of the poem implies that the speaker probably regards God as. तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वहां पे लिखा हुआ है बेनिवलेंट। बेनिवलेंट क्या हो गया, ये होता है काइंड, केयरिंग, जो पर्सन होते हैं जो दूसरों का ध्यान रखते हैं, मतलब बहुत ही ऐसे अच्छे वाले, है ना, काइंड या केयरिंग वाले। देन जस्ट का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो कि इम्पार्शियल है, अनबायस्ड है, भेदभाव नहीं करता। मैं तुमको भी उतना ही वेटेज देता हूँ जितना मैं दूसरे पर्सन को भी देता हूँ। सो मेरे अंदर क्या है, मैं इम्पार्शियल हूँ, अनबायस्ड हूँ, उसको हम जस्ट कहते हैं, JUST। क्रूएल आप समझ रहे हैं, एंग्री आप समझ रहे हैं। सो गॉड को हम क्या यहाँ पे कौन से वाले ऑप्शन के साथ रिलेट कर सकते हैं, फॉर एन अप्रूविंग गॉड। फर्स्ट ऑप्शन जस्ट बता रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल सही है। गॉड यहाँ पे क्या है, जस्ट है। वो किसी भी तरीके से पार्शियलिटी नहीं रख रहे हैं, ना तो वो फ्लावर की तरफ पार्शियल है और ना ही वो फ्रॉस्ट की तरफ पार्शियल है। वो क्या है, जस्ट है कि हाँ ये चीज जो हो रही है वो क्या है, अप्रूव्ड है, इट्स पार्ट ऑफ द नेचर। जब हमारा सर्दी का मौसम आता है तो इस तरीके की चीजें होती हैं। सो 8 के लिए बी, 8 के लिए राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। द ब्लॉन्ड असैसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, इमेजरी, मेटाफर और एलिट्रेशन। ये क्या है, ये फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसे हम पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर के अंदर पढ़ते हैं, वैसे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, हिंदी में आप इनको अलंकार कहते हो। ये कहीं ना कहीं जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसको ब्यूटिफाई करके प्रेजेंट करते हैं। तो सिमिली में हम दो चीजों को डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, एज ब्रेव एज लायन एंड लिप्स आर रेड लाइक रोज, ये वाली चीजें सिमिली हो गई। इमेजरी के अंदर 5 सेंसेस को हाईलाइट करके दिया जाता है, जैसे बहुत सारा विजुअल का एग्जाम्पल दे दिया गया या साउंड्स के एग्जाम्पल दे दिए गए, तो वो इमेजरी के अंदर आ जाएगा। मेटाफर कहीं ना कहीं एडजेक्टिव जैसा काम करता है, जहां पे आप इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे होते हैं, है ना। मेटाफर के अंदर इनडायरेक्ट कंपैरिजन। और एलिट्रेशन में एक कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है, जैसे पीटर पार्कर पिक्ड ए पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। सो 9 के लिए क्या आंसर दे रहे हैं सारे लोग, मेटाफर बता रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे क्या है, मेटाफर। असैसन कैसा, ब्लॉन्ड। सो इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। एज और लाइक वाले वर्ड्स का प्रयोग नहीं होता, कहाँ पे, मेटाफर के अंदर। सिमिली के अंदर आपको एज और लाइक वर्ड देखने को मिलता है। सो 9 के लिए सी करेक्ट आंसर है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 बेस्ड ऑन पोएम। एग्जाम्पल्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम आर प्ले डे, पार फ्लावर, गॉड ऑन, सरप्राइज और फ्लावर। सो आसान सा क्वेश्चन है। 10 के लिए बताइए कहाँ राइमिंग है। ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 4 में, ऑप्शन बी कह रहा है 2 और 3 में,
ऑप्शन सी के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड में है, और डी ऑप्शन के हिसाब से थर्ड और फोर्थ में है। सो राइमिंग आप समझ रहे हैं, जहां पे आखिरी का साउंड मैच करे, है ना। सो अगर जैसे मैं कहूँ रैट, कैट, मैट, सैट, तो ये राइमिंग वर्ड्स हो गए, जहां पे हमारे लास्ट का जो साउंड है वो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, एक जैसा है। सो 10 के लिए राइट आंसर प्ले और डे एक जैसे साउंड कर रहे हैं, बिल्कुल। अगर आप पावर और फ्लावर बोलो तो भी एक जैसा साउंड करेगा, अगर आप पावर और फ्लावर बोलो तो भी एक जैसा साउंड करेगा, है ना। गॉड और ऑन एक जैसा नहीं है। गॉड के साथ नॉड होता तो गॉड नॉड हो जाता, और सरप्राइज और फ्लावर ये भी नहीं है। सो 10 के लिए सी, हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट और सेकंड वाले में है। सो 10 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, किसके ऊपर बेस्ड, पोएम के ऊपर बेस्ड। अगेन यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं, टैली कर सकते हैं, ठीक है। सो अच्छी थी पोयम, समझ में आया। थोड़ा सा पोयम के अंदर क्या होता है, इम्प्लाइड मीनिंग होता है, तो एकदम से जब एग्जाम में आता है तो कई बार नहीं भी समझ में आता है किस बारे में बात हो रही है। तो जो लोग इंग्लिश एज लैंग्वेज वन के बारे में सोच रहे होंगे कि जब वैकेंसी आएगी हम इंग्लिश अपना L1 ऑप्ट करेंगे, जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके लिए पोयम की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं 5 या 6 क्वेश्चंस आएंगे पोयम के ऊपर, तो जितना भी आपको ऑप्शन मिले गूगल से या स्टडी मटेरियल से कोशिश कीजिएगा कि आप पोयम भी प्रैक्टिस करते चलेंगे। अब पहली वाली लाइन ही टाइटल थी पुष्पलता, है ना। आगे बढ़ते हैं और करते हैं पैडा के क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 11 ये है, हाउ टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज इन दी क्लास के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन 11 देखें, फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू, इंग्लिश बोलते समय बच्चे जब इंग्लिश बोले उनके अंदर क्या डेवलप हो जाए, फ्लुएंसी, यानी वो जो थॉट प्रोसेस है उसको बहुत ही प्रॉपरली वो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट कर सकें। इसके लिए क्या कराना चाहिए हमें, पोएट्री रेसिटेशन, बच्चों से हम कविताएं पढ़वाएं, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज टू यूज द लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन अमंग द लर्नर्स। तो हम बच्चों के सामने ऐसे मौके लेके आए ताकि उन्हें इंग्लिश में बात करने के चांसेस मिले, है ना। गेम्स कराएं, एक्टिविटीज कराएं, इवेंट कराएं, सो दैट दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन इंग्लिश लैंग्वेज। सी, द टीचर बीइंग अलर्ट टू स्पॉट द एरर्स एंड करेक्टिंग देम। ऐसे टीचर को कोई नहीं पसंद करता, ये गलत बोला, नहीं नहीं ये गलत है तुम्हारा, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोला करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोला करो। सो सी ऑप्शन ये कह रहा है नट नेट। और डी कह रहा है यूजिंग द लैंग्वेज बाय द लर्नर्स व्हाइल प्लेइंग, खेलते समय जो वो भाषा का प्रयोग करें। सो 11 के लिए बिल्कुल सब लोग अग्री कर रहे हैं। हमारा राइट आंसर कौन सा है, बी वाला। हम ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दें बच्चों को इंग्लिश में बोलने के लिए। सो अगर वो बहुत रटा हुआ बोलेंगे तो भी फ्लुएंसी नहीं आएगी, और बहुत कॉन्शियस होके बोलेंगे कि हाय टीचर सुन तो नहीं रहा, वो चेक कर रहेगा कि हम सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, तो भी फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे। सो इसके लिए हमें क्या है, अलग अलग तरीके के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने होंगे, सो दैट दे विल बी कंफर्टेबल इनफ टू स्पीक इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। क्वेश्चन 12 देखें, चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाई। तो कैसी क्लास होगी, जो कि होगी चाइल्ड सेंट्रिक। लर्नर्स टीचिंग अदर लर्नर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर। सो हमने एक बच्चे को खड़ा कर दिया क्लास में से लाके, और वो और दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा है, ये चाइल्ड सेंट्रिक क्लास है क्या। टीचर डूइंग एवरीथिंग फॉर द लर्नर्स, मैं सब करूं तुम्हारे लिए, ये चाइल्ड सेंट्रिक क्लास है। स्पून फीडिंग द लर्नर्स, बताए जा रहे हैं, कोई वर्ड ऐसे प्रोनाउंस करो, ये वर्ड ये स्पेलिंग होती है, ये मीनिंग होता है, बताए जा रहे हैं। स्पून फीडिंग के मतलब हमने बिल्कुल एकदम उनको दिमाग पे जोर डालने के मौके नहीं दिए, सब खुद बता रहे हैं, 100% बता दे रहे हैं। एंड दी लर्नर्स इंटरेक्ट इन द लैंग्वेज थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। सो आपको पता है सबको जी, एक्टिविटीज, और उसमें बच्चों को मौका मिले लैंग्वेज में इंटरेक्ट करने का। सो 12 के लिए डी करेक्ट है, सबने सही आंसर बताया है। सो जो ए ऑप्शन था
ठीक था, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो क्या होता है वंस इन अ व्हाइल पीयर इंटरैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम इसको पीयर कम्युनिकेशन या पीयर इवैल्यूएशन वाले पॉइंट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। बी और सी तो बिल्कुल ही गलत है कि टीचर सारा कुछ खुद ही कर दे तो फिर बच्चे अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्टिविज्म वाला पॉइंट वहां पे नहीं आएगा। सो बी और सी तो बिल्कुल ही रेलेवेंट नहीं थे और डी हमारा सबसे सही आंसर था। आप सब लोगों ने डी ही आंसर दिया हुआ है। इसमें इंटरैक्शन हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है और बच्चों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, एंड दिस इज द परफेक्ट सिनेरियो टू बी टर्म्ड एज चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम। ऐसी ही क्लास को हम अपने लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम या चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, which skill among the ones listed below cannot be tested in a formal written examination? तो एग्जामिनेशन है, कैसा है? रिटन एग्जामिनेशन है और फॉर्मल है। अब इसमें से इन चारों में से कौन सा स्किल आप चेक नहीं कर पाओगे इस तरीके के एग्जाम के अंदर? पहला कह रहे हैं रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। सो अभी हमने जो पैसेज करा है यही रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन होता है कि इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करा। दूसरा मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, सो सिनोनिम्स और फ्रेजेस, इडियम फ्रेजेस की मीनिंग की बात हो रही है। फोनेटिक एस्पेक्ट यानी चीजों को कैसे बोला जा रहा है, इसके अंदर प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, रिदम, ये सारी चीजें आ जाती हैं फोनेटिक एस्पेक्ट के अंदर। और सिंटेक्टिक एबिलिटी आई डोंट नो, चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। फोनेटिक इसके अंदर इंक्लूड कर लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी कई बार आ जाते हैं पर रहने देते हैं हम इसको, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, इंटोनेशन को वॉइस मॉड्यूलेशन भी कहा जाता है, ये हम समझ सकते हैं इसके अंदर, यानी कहीं ना कहीं ये साउंड के ऊपर फोकस कर रहा है। और जो हमारे पास अगला ऑप्शन है सिंटैक्टिक, ये बना है सिंटेक्स से, और ये क्या होता है? करेक्ट सेंटेंस एज पर ग्रामर। जो ग्रामर के रूल्स होते हैं उसके लिहाज से करेक्ट सेंटेंस को आप क्या कहोगे? आप उसको कहोगे कि इस सेंटेंस का सिंटेक्स करेक्ट है। सो सिंटेक्टिक एबिलिटी। क्या आंसर दे रहे हैं 13 के लिए? सी दे रहे हैं, हाँ जी। सो जब हमारा रिटन एग्जाम होगा हम रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। हम वर्ड्स की और फ्रेजेस की मीनिंग उनसे पूछ सकते हैं। हम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहां हम बच्चों का ग्रामर नॉलेज चेक कर सके। हम ये भी कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? हम ये उनका प्रोनाउंसिएशन, हम उनका इंटोनेशन नहीं चेक कर सकते। सो वो नहीं हो पाएगा फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन के अंदर। सो 13 के लिए सी विल बी दी राइट आंसर। जी, करेक्ट है। सही लोगों ने सबने सही आंसर दिया हुआ है। अगला देखेंगे 14, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज कंसर्न्ड विथ। तो बहुत सारे तरीके होते हैं टीचिंग के, ये हम किस पे फोकस करें? कम्युनिकेटिव के ऊपर। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज कंसर्न्ड विथ टीचिंग वोकैबुलरी एंड ग्रामर थ्रू द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। नियमों की बात हो रही है और नियमों के अंदर ग्रामर और शब्दों को, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। टीचिंग लैंग्वेज टू लर्नर्स फॉर रिटन टेस्ट, इतना पढ़ाएं जितना कि वो रिटन टेस्ट में अच्छा कर लें। इंटरप्रेटिंग ग्रामेटिकल रूल्स टू सूट द ऑडियंस, एंड डी enhancing receptive and productive language skills, enhancing receptive and productive language skills। क्या आंसर दिया है सबने? 4 का डी दिया है जी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, 14 के लिए डी है। रिसेप्टिव, जहां पे आप जानकारी रिसीव करते हैं, कोई भी ऐसे स्किल्स जिनकी वजह से आप इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। सो हम कैसे रिसीव करते हैं? हम सुन के करते हैं। सो लिसनिंग आ जाएगा इसके अंदर, और क्या आ जाएगा? रीडिंग।
और दूसरा क्या दिया गया है, प्रोडक्टिव, जहां पे हम इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं, हम जानकारी का निर्माण करते हैं, वी आर क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन, वो क्या हो गया, प्रोडक्टिव। ये कब होता है, जब हम बोलते हैं। तो जब बोलते हैं हमारे दिमाग में क्या है ये दूसरों को पता चलता है ना, हम अपने दिमाग के अंदर वाली चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लैंग्वेज के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो स्पीकिंग आ जाएगा। एंड राइटिंग, जब पेपर पे लिखते हैं तो भी हमारा क्या थॉट प्रोसेस है, उसको हम एक लैंग्वेज के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। सो रिसेप्टिव में क्या क्या आ जाएगा, लिसनिंग और रीडिंग। प्रोडक्टिव में क्या आ जाएगा, स्पीकिंग और राइटिंग। ये स्किल्स है ना। सबके आगे आप स्किल स्किल लिख लेना। तो सही आंसर दिया था सब लोगों ने, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इस तरीके से ये सेट है 14 के लिए। राइट आंसर इज डी। बिल्कुल, हाँ जी शैली, करेक्ट है। एंड ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। When learners are engaged in an activity taking the roles of a doctor and a patient, सो एक डॉक्टर बना है, एक पेशेंट बना है, द एक्टिविटी इज कॉल्ड, हम इसको रियल एक्टिविटी कहेंगे, डेक्लेमेशन कहेंगे, रोल प्ले कहेंगे, या ड्रामा कहेंगे। आसान सा क्वेश्चन है। सो लर्नर्स क्या है, एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसमें अपने अपने ग्रुप में बट गए हैं, और कोई डॉक्टर बन रहा है और कोई पेशेंट बन रहा है। सो इसको हम क्या कहेंगे, इजी वन, 15 के लिए बताइए जी। रियल एक्टिविटी कहेंगे, डेक्लेमेशन कहेंगे, रोल प्ले कहेंगे, या फिर ड्रामा कहेंगे। डेक्लेमेशन तो क्या कहते हैं, डेक्लेमेशन याद रखिएगा ये रिसाइटल से रिलेटेड है। सो जब हम कविताएं पढ़ते हैं ना, रिसाइट करते हैं कोई चीज, रेसिटेशन, रिसाइट, उसको डेक्लेमेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। सो हमारा राइट आंसर सी है, बिल्कुल करेक्ट है, रोल प्ले। सो कोई डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है, कोई पेशेंट का रोल प्ले कर रहा है। 15 के लिए सी। अगर पोइट्री वगैरह की बात की गई होती तो फिर हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे डेक्लेमेशन। अपने पास याद रखिएगा, रेसिटेशन या रिसाइटिंग पोएम से रिलेटेड टर्म यूज किया जाता है। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस। आई होप आपको आंसर्स आए होंगे। हमने क्या करा आज, हमने एक पैसेज करा, हमने एक पोएम करा, और हमने करा 5 पेडागोजी के क्वेश्चंस। अब जब इंग्लिश का अगला टर्न आएगा तो फिर पोएम आज बस आज कर लेंगे, फिर कुछ एक दिनों बाद कर लेंगे। अगली वाली क्लास में हम एक कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, और पेडा के क्वेश्चंस मैं ज्यादा इंक्लूड कर लूंगी। सो 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पैसेज एंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम पेडागोजी। ठीक है, ये जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब। पेडा के अंदर 5 आउट ऑफ 5 आए हैं, बहुत बढ़िया है जी। सो अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट बन गया ना कि मुझे कैसा टीचर बनना है, तो फिर आपको अपने आंसर्स खुद ही दिखने लगते हैं, जैसे जो हमने शुरुआत की थी। और अगर आप ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ज्यादातर लोगों ने इसके सही आंसर दिए थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इसके बारे में बात करते हो, पढ़ते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो दिमाग में कंसेप्ट बन जाता है कि एनसीएफ 2005 जो के हिसाब से अगर ये एग्जाम हो रहा है, तो किस तरीके के टीचर की उनको रिक्वायरमेंट है। उनको वैसा टीचर चाहिए जो डंडा लेके चले और लोग बच्चों को पीटे? नहीं चाहिए। उनको वैसा टीचर चाहिए जो उनको मुर्गा बनाता हो? नहीं चाहिए ऑब्वियसली। उनको क्या चाहिए? उनको फैसिलिटेटर चाहिए जो अंडरस्टैंड करता हो चाइल्ड सेंट्रिक कंसेप्ट को, जो अंडरस्टैंड करता हो कंस्ट्रक्टिविज्म को। तो अगर वो एक विचारधारा आपके दिमाग में बन गई है ना, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको अपने आप वहां पे स्ट्राइक करेगा कि हमारे लिए राइट आंसर क्या है। लेकिन अगर हम वहां पे ये लेके आएंगे कि यार जब हम पढ़ते थे तो हमारे साथ तो ऐसा होता था, तो फिर वो आपको कंफ्यूज कर देगा क्वेश्चन का आंसर देने में। तो आपने क्या फेस करा है वो नहीं हमें अप्लाई करना है, हमें क्या अप्लाई करना है, एनसीएफ को क्या चाहिए, और उसके हिसाब से जो सही आंसर होगा वही आपका एग्जाम में सही आंसर निकल के आएगा, है ना। 5 आउट ऑफ 5 आए हैं, ज्ञानचंद आपके भी, अमित के भी जी। राज सिंह, टेट वाली क्लासेस ये इसी टाइम में होती हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने इसमें ईवीएस की क्लासेस ली हुई हैं और इंग्लिश की क्लासेस ली हुई हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। उसके अलावा हमारी सीडी की क्लासेस हो रखी हैं, हिंदी की हो रखी हैं, और साइंस की भी हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है। सो इंग्लिश की जब भी अगली टर्न आएगी, उसके लिए मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, एक पैसेज करेंगे और 10 पेडागोजी के क्वेश्चंस करेंगे।
ठीक है? सो टेक केयर एवरीबॉडी, बाय, ध्यान रखेंगे अपना और पढ़ते रहेंगे, है ना?